हेलो बच्चों, मैं भावना एंड वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है अपन को इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों ये आपकी डेली रूटीन लाइफ से कहीं ना कहीं लिंक रखता है। इसके कंसेप्ट आपकी डेली रूटीन लाइफ से लिंक रखते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी आपने डेली रूटीन लाइफ में काफी बार देखे होंगे। इसलिए ये जो चैप्टर है वो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा और बहुत ही मजेदार आपके लिए होने वाला है। चलिए, कंबशन क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज का जलना, बर्निंग, फायर, कोई भी चीज का जलना अपन कह देते हैं वो होता है कंबशन। जैसे कि आपने कुक फूड करने के लिए गैस जलाया तो वहां से फायर प्रोड्यूस हुई तो उसको अपन ने कह दिया कंबशन। कैंडल अपने जलाई तो वहां से फायर प्रोड्यूस हुई तो उसको अपन ने कह दिया कंबशन। यानी कि कोई भी चीज का बर्निंग या जलना हो गया कंबशन। अब आज के टाइम में तो क्या होता है कि अपन को भूख लगी तो अपन मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी फटाफट से हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना दो, तो वो गैस पे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा बनाकर दे देती हैं। पहले के टाइम में मानव को क्या पता था? आदि मानव जो होमो सेपियंस जिसे अपन कहते हैं, वो जो था उसे ये पता ही नहीं था कि फायर प्रोड्यूस की जा सकती है। वो हर चीज को रो खाता था। जैसे कि मीट, उसे कहीं से मीट मिल गया तो वो उसको क्या करता था? रो ही खा लेता था, उसको पकाता नहीं था। फ्रूट्स मिल गए, वेजिटेबल्स मिल गई, लीव्स मिल गई, कोई भी चीज उसे मिल गई तो वो उसको कुक करना नहीं जानता था, क्योंकि उसको फायर का ही नहीं पता था। अगर उसे फायर का पता होता तो वो उसको कुक करना सीख जाता। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। डेवलपमेंट के साथ साथ मानव को यह पता लगने लगा कि दो जो पत्थर हैं, दो जो स्टोन्स हैं, उनको आपस में रब करने के बाद उससे फायर प्रोड्यूस होता है। फिर उसने क्या किया? जो लीव्स थी, जो ड्राई लीव्स थी, वो कहीं से ड्राई लीव्स जंगलों से इकट्ठी करके लाता और एक जगह पे इकट्ठी करके रख देता। फिर वो क्या करता था? दोनों पत्थरों को, दोनों स्टोन्स को आपस में रब करता, उससे फायर को प्रोड्यूस करता और उस फायर से वो क्या करता था? अपने फूड जो है वो कुक करना उसने शुरू किया। ऐसे बढ़ते बढ़ते आज इतनी सारी टेक्निक्स हमारे सामने आ गई है जो हमें फटाफट से फायर प्रोड्यूस हम कर पाते हैं और अपने फूड को कुक कर पाते हैं और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज जो अपने टास्क हैं वो अपने कंप्लीट डेली रूटीन में कर पाते हैं। चलिए, अब अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। बच्चों, मैं आपको कोई भी चैप्टर जब शुरू करवाऊंगी तो उसके शुरू में मैं आपको उस चैप्टर के सारे कंटेंट्स लिखवाऊंगी कि आखिर उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। यानी कि उस चैप्टर की पूरी एक स्ट्रैटेजी, पूरी एक रूपरेखा मैं आपके सामने पहले ही ला दूंगी, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, और आप जहाँ पर भी आप एक चैप्टर लिखना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप इसके नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर आप फर्स्ट पेज पर आप ये कंटेंट लिखेंगे। पहला हमारे पास टॉपिक रहेगा बच्चों कंबशन डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर कंबशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन में बहुत सारी मैं आपको नई ट्रिक्स, बहुत सारी नई जो टिप्स हैं, बहुत सारे नए टर्म्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगी और उनको भी मैं आपके सामने क्लियरिफाई करूंगी। यानी कि कोई भी अगर टर्म है ऐसी मुझे लगती है जो कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको अभी आपका ये लेवल नहीं है कि आपको इसका पता होगा, तो मुझे बताना चाहिए, वो मैं आपके सामने बहुत ही इजीली क्लियरिफाई करूंगी। ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस है वो कंबशन देते हैं, कौन से सब्सटेंस है जो कंबशन नहीं देते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में। थर्ड टॉपिक अपने पास रहेगा टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स होते हैं, वो सब अपन पढ़ेंगे इसमें। फोर्थ टॉपिक अपने पास रहेगा जोन्स ऑफ फ्लेम। जोन्स ऑफ फ्लेम क्या होती है? जोन्स ऑफ फ्लेम एक जिगजैग सा व्यू यहाँ ले लेते हैं अपन। अगर आप कोई कैंडल जलाते हैं तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, जब उसकी जो बत्ती रहते हैं, उसकी जो फायर होती है ना, उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी फ्लेम के अंदर आपको 2-3 पार्ट्स नजर आएंगे, कोई डार्क कोई लाइट, तो वो होंगे हमारे क्या होंगे? वो हमारे जोन्स ऑफ फ्लेम्स, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा इग्निशन टेम्परेचर। क्या होगा इग्निशन टेम्परेचर? किस टेम्परेचर पे फायर पकड़ती है कोई चीज, किस टेम्परेचर पे नहीं पकड़ती है, तो वो अपन पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर पे। देन हमारे पास टॉपिक रहेगा फ्यूल एंड इट्स टाइप, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल क्या होते हैं? ठीक है, ये हम पढ़ेंगे फ्यूल क्या होते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल के टाइप्स क्या होते हैं और उनकी एफिशिएंसी क्या होती है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी से न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद अपन आएंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। बर्निंग फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स, जैसे कि कहीं पे आग लग गई या कोई हादसा हो गया, तो वो सब हम पढ़ेंगे इसमें, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। लास्ट टॉपिक अपने पास रहेगा हाउ वी कंट्रोल फायर।
हाउ वी कंट्रोल फायर, हम फायर को अगर हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, अगर कहीं पे आग लग जाती है, फायर हो जाती है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की फायर होती है, मतलब जैसे कोई ऑयल से लगी है, कोई वाटर को नहीं बुझा सकते, उसको मिट्टी से बुझाएंगे, सोइल से बुझाएंगे, कैसे हम उसको जो है हार्मफुल इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट टॉपिक में बताऊंगी, हाउ वी कंट्रोल फायर। ठीक है, चलिए ये तो था अपने चैप्टर का एक जिगजैग सा व्यू कंटेंट। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए इसके बाद अब अपन शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कंबशन एंड फ्लेम। फटाफट से कॉपी कीजिए कंटेंट को, फिर हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं कंबशन डेफिनेशन से। चलिए फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि कंबशन होता क्या है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज़ का जलना कंबशन होता है। अब इसको अपन केमिस्ट्री के थ्रू, यानी कि जो केमिस्ट्री में इसको क्या डेफिनेशन दी है वो अपन देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट यानी कि जो भी रॉ मटेरियल, जिससे अपन जो रॉ भी कह सकते हैं उसको, या फिर कोई भी मटेरियल जिससे कि अपन रिएक्ट अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो हो जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, जो कि कोई भी प्रोसेस में अपन जिससे प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो हो गया रिएक्टेंट, और जिसको अपन लास्ट में लेते हैं या लास्ट में जिसको गेन करते हैं वो हमारे पास हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इसने और हमें क्या दिया, प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, ये रिएक्टेंट था, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और हमें प्रोडक्ट दे दिया, प्लस में इसने हमें हीट दी, ये हो गया हमारे पास कंबशन। कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, प्लस में वो कोई हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कह देते हैं कंबशन। इस प्रोसीजर को हम कह देते हैं कंबशन। जब रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है, प्लस में हीट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं कंबशन। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम कंबशन की? कंबशन इज अ, देखिए कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which substance, आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस reacts with ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है and give off हीट। देखिए कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें हीट देता है, क्या देता है हमें? हीट। तो इस प्रोसीजर को हम कह देते हैं कंबशन। क्या कह देते हैं? कंबशन। अब इसके सेकंड, कंबशन इज अ, हमने एक तो यहाँ पे टर्म ली है केमिकल प्रोसेस। कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपके पास आ गया इसका एग्जाम्पल। एंड थर्ड पॉइंट आता है कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिएक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी क्या रहा हमारे पास? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस और कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देखिए केमिकल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये थी हमारे पास कंबशन की डेफिनेशन। क्या थी? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ हीट हमें देता है। फिर मैंने बताया आपको कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और फिर हमने इसका एग्जांपल लिया रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस हीट, और फिर हमने इसका एक पॉइंट और देखा, कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस।
ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन से आपके पास 3 नई टर्म्स आई हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या है? सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या है ऑक्सीडेशन प्रोसेस? अब हम क्या करेंगे, हमने डेफिनेशन तो इसकी देख ली कि आखिर कंबशन होता क्या है। अब आप क्या करेंगे, स्टार नोट लगाएंगे। स्टार नोट लगा के इसमें करेंगे न्यू टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके नीचे आप स्टार नोट लगाएंगे और उसके आगे लिखेंगे न्यू टर्म्स। कोई भी चीज, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर उसके अंदर कोई न्यू टर्म्स आती है कि मुझे लगता है कि मुझे उस टर्म से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, तो मैं आपको पक्का इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने ये 3 नई टर्म्स यूज की हैं, केमिकल प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलिए अब इन टर्म्स को अपन समझते हैं कि आखिर ये होती क्या है। फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपनी टर्म्स की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है न्यू टर्म्स। पहली टर्म हमारे पास है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस आखिर होती क्या है? देखिए, केमिकल प्रोसेस बच्चों वो प्रोसेस होती है जिसमें जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होता है कि प्रॉपरली, पूरी तरीके से जो है उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक नया प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाता है। मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ये देखिए रिएक्टेंट हुआ, इससे हमारे पास प्रोडक्ट बना, तो इस रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफरेंट। बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगी और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी जैसी नहीं होगी, एक नया प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। दूसरी तरफ होती है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, यानी कि उसी की जो फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। सिर्फ क्या होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। क्या देखा था हमने केमिकल प्रोसेस में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय उसकी एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये तो थी हमारी केमिकल प्रोसेस में। फिजिकल प्रोसेस में क्या था, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, वो उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो सिर्फ चेंज हो जाएगी। कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसकी सिर्फ क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। और केमिकल प्रोसेस में कोई भी नया प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी रिएक्टेंट जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होगी। ठीक है, एक तो हमारे पास हो गई ये इनकी दोनों की डिफरेंस। सेकंड बच्चों हमारे पास रहता है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है केमिकल प्रोसेस में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। क्या होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्स हो सके। जो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, देन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सके। तो केमिकल प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल होती है, उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है, प्रोडक्ट से वापस जो है रिएक्टेंट नहीं बनता है। दूसरी तरफ हमारे पास है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से हम वापस रिएक्टेंट बना सकते हैं। क्लियर है? इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने किया था बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के जो है प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें हमने किया था कि जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज का नहीं होता, बिल्कुल अलग नहीं होता, कोई भी नया प्रोडक्ट इसमें फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, फिर केमिकल प्रोसीजर में अपन ये देखा इरिवर्सिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, देन वो प्रोसेस वहीं रुक गई है। पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, तो ये क्या है, रिवर्सिबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रोसेस ये रिवर्सिबल है और केमिकल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। ये हो गए हमारे पास 2 पॉइंट। चलिए फटाफट से इनको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, is formed
क्या होगा, ए कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म whose properties are different from reactant, जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होंगी, जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होगी। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिखेंगे अपने, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसी प्रोडक्ट की सिर्फ स्टेट में चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अपने पास था कि ये जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और ये कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको इसके कुछ अच्छे अच्छे से एग्जांपल्स करवाती हूं। चलिए, केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस की डेफिनेशन जो है वो अपन ने देख ली कि आखिर केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको अच्छे से और क्लियरली समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, पीस ऑफ पेपर। ठीक है, एक कागज का टुकड़ा है, आपने क्या किया, इसको यहां से कट कर दिया। ठीक है, इसको कट कर दिया और एक तरफ आपने इसको क्या किया, जला दिया। क्या किया, इसको जला दिया। उधर आपने क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया और एक तरफ आपने इसको जला दिया। अब टुकड़ों में कट करने से आपके पास इतने पीसेस आ गए। ठीक है, ये मान लीजिए पीसेस ऑफ पेपर ये आपके पास आ गए और यहां अपन ने बर्न किया इसको, तो यहां पर अपने पास आ गई इसकी ऐश। ऐश मतलब राख। ठीक है, क्या किया अपन ने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसमें क्या किया अपन ने, एक तरफ तो उसको कैंची से कट कर दिया। ठीक है, सीजर से अपन ने क्या किया, उसको कट कर दिया, उसके कुछ पीसेस अपन ने बना लिए। दूसरी तरफ अपन ने उसको बर्न कर दिया, बर्न करके अपने पास आ गई उसकी ऐश, उसकी राख। अब आप लोग सोच के बताइए, सोच के देखिए कि इनको, क्या मैं इन पीसेस को वापस पेपर बना सकती हूँ? क्या मैं इन पेपर के पीसेस को वापस पेपर बना सकती हूँ? बना सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं टेप से उनको जोड़ दूं तो वापस उतना ही बड़ा पेपर वो बन जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस राख को, इस ऐश को वापस पेपर बना सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इस ऐश को मैं पेपर नहीं बना सकती और उसको पेपर में वापस बना सकती हूँ। इट मीन्स ये क्या हो गई, एक केमिकल प्रोसेस हुई, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया ऐश। ऐश जो है बिल्कुल, यहाँ पेपर था और यहाँ ऐश है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है और ये इरिवर्सिबल है, इसको मैं वापस पेपर भी नहीं बना सकती। आप दूसरी तरफ आ जाइए, पेपर के मैंने टुकड़े कटे और इस टुकड़ों को मैंने वापस जोड़ के पेपर भी मैं बना सकती हूँ और पेपर जो है वो कटने के बाद भी पेपर ही रहा। ठीक है ना, तो क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना और उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम रही। यानी कि यहाँ से अपनी जो पूरी डेफिनेशन है, जो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस की डेफिनेशन है, वो क्लियरली अपने सामने आ जाती है। एक पेपर लिया, उसके पेपर के टुकड़े काटे, अपन ने देखा कि उसके जो टुकड़े हैं उनको वापस जोड़ के अपन रिवर्सिबल कर सकते हैं, ऐश को अपन रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गई केमिकल प्रोसेस और वो हो गई फिजिकल प्रोसेस। चलिए, इस जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और एक बार से ये रफ सा डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे कि आखिर मैंने आपको समझाया क्या था। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के एग्जांपल्स भी दे दिए, डेफिनेशन भी बता दी, उसके मेन पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के। क्लासरूम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासरूम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है मिल्क से योगर्ट का बनना। अब आपको ये बताना है कि मिल्क से योगर्ट बनने में केमिकल प्रोसेस है या फिर ये फिजिकल प्रोसेस है।
दूध से दही का बनना क्या केमिकल प्रोसेस है या फिर फिजिकल प्रोसेस है? आप ऐसे कीजिए, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एक बार। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। देन वीडियो को वापस चलाइए, रीस्टार्ट कीजिए और मेरे आंसर्स के साथ खुद के आंसर्स को वेरीफाई कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास है मिल्क से योगर्ट का बनना। अब आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आपको ये देखना है क्या वो प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं है। बस इससे ही आपको आपका आंसर का जो है वो पता चल जाएगा। देखिए, दूध से अगर दही जम जाता है तो क्या आप उसको दही से वापस दूध बना सकते हैं? है ना? क्या हुआ, जैसे आपने रात को दही को जामन लगा दिया या दही को आपने दूध को आपने जामन लगा दिया, दही बना दिया। दही बनने के बाद क्या वो वापस दूध बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, देन इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है। सेकेंड नंबर है आइस से वाटर का बनना, बर्फ से पानी का बनना। बर्फ से पानी बन जाता है, फिर वापस पानी से बर्फ बन सकती है, देन इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्या हो गया? फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है? थर्ड है ब्लोइंग ऑफ बलून, बलून को फुलाना, गुब्बारों को फुलाना। आप गुब्बारों को फुलाते हैं तो उसको वापस वो पिचक भी सकते हैं। अगर आप उसकी जो गैस है वो निकाल देते हैं तो वापस पिचक भी जाते हैं। दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। फोर्थ नंबर बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना। क्या पूरी कैंडल जलने के बाद वापस कैंडल बन सकती है? नहीं। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल प्रोसेस, सॉरी केमिकल प्रोसेस। क्योंकि इससे क्या है कि कैंडल जो है वो पूरी जल गई है, तो यानी कि वो पूरी की पूरी अब खत्म हो गई, उससे हम वापस कैंडल नहीं बना सकते। अब एक चीज यहाँ पर ये देखना थी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों में डिफरेंस है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। वैक्स अगर मेल्ट हो जाता है तो उसको हम वापस भी उसी अपनी स्टेट में लेके आ सकते हैं। पर जो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जो पूरी जलने के बाद वापस उसी स्टेट में नहीं आती है। अगर आती भी है तो आप उसको पूरा वैक्स बनाते हैं, वापस उसे कैंडल बनाते हैं, तो वो है कि प्रोसीजर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए बर्निंग ऑफ कैंडल के लिए तो केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा और मेल्टिंग ऑफ वैक्स के लिए आपको फिजिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। फिफ्थ एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन अपने पास आता है चेंजिंग कलर्स ऑफ फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्ते। अगर आप देख लीजिए, कभी भी आप बाहर जाते हैं, वो कोई बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ से जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जब वो पेड़ के ऊपर होते हैं तब तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, जब तक वो पेड़ के ऊपर होता है ग्रीन कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। और जब वो नीचे गिर जाते हैं तब वो येलो कलर के हो जाते हैं या फिर ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, है ना, डस्की कलर के हो जाते हैं। तो क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? अब आप देखेंगे मैडम, कलर जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आप ये बोलेंगे हो सकता है फिजिकल चेंज हो, नहीं, फिजिकल चेंज नहीं हो सकता। क्या आप सूखे हुए पत्तों को वापस ग्रीन कर सकते हैं? क्या आप उन पत्तों को वापस पेड़ पर लगाकर बिल्कुल वैसा का वैसा पहले जैसा बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये चीज। तो ये जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, ये जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये तो था हमारे केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस का CRQ क्वेश्चंस। चलिए, सेकंड टर्म हमारे पास क्या थी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक टर्म हमारे पास थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास टर्म्स रहती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन? देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है, एक्सो का मीन्स होता है कोई भी चीज का बाहर निकलना, एग्जिट होना, और एंडो का मीन्स होता है कोई भी चीज का अंदर जाना, ठीक है। एक्सो मीन्स होता है कोई भी चीज का निकलना एंड एंडो मीन्स होता है कोई भी चीज का अंदर की तरफ जाना। अब आपको यहाँ पे दो रिएक्शन लिखी हुई नजर आ रही है। एक रिएक्शन जो है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस की है और दूसरी रिएक्शन जो है आपके पास रेस्पिरेशन की है। तो कौन सी है? फोटोसिंथेसिस, दिस वन इज रेस्पिरेशन। देखिए क्या है इन रिएक्शंस में। एक रिएक्शन आपने देखा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, रेड कलर से मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, सनलाइट ये लेता है और प्रोडक्ट बताता है। दूसरी रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि पूरी रिएक्शन हो रही है, लास्ट में ये हीट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, हीट जो है वो दे रहा है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो गई? एक में हीट ले रहा है, यानी कि ये कौन सी हो गई? एंडोथर्मिक। ये जो है सराउंडिंग से हीट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये बात हमारे पास हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो है वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है, तो ये हमारे पास हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, ये हमारे पास हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हो गई हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते समय हीट को लेते हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसने क्या किया, हीट, सनलाइट ली और सनलाइट लेके इसने प्रोडक्ट बना दिया। जबकि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या किया, इसने प्रोडक्ट बनाया, उसके साथ साथ इसने एनर्जी भी रिलीज की या हीट भी रिलीज की। तो ये हो गई हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये हो गई हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए क्या होगी इसकी रिएक्शन दैट, देखिए रिएक्शन जो ऐसा आप लोग रिएक्शन ये लिखते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके 8th क्लास में है, शायद आप लोगों को ये चीज ना पता हो। जहां पर भी मैं ये चीज लिखूंगी इट मीन्स मैं पे रिएक्शन लिखना चाह रही हूं, ठीक है। रिएक्शन दैट ऑब्जर्व एनर्जी from its surroundings is called endothermic reaction। दूसरी तरफ हम आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ क्या है कि मैं यहां पर लिख देती हूँ उस चीज को, रिएक्शन दैट release energy or heat is called exothermic reaction। क्लियर है? तो ये रह गया हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन है जो ऑब्जर्व कर रही है हीट को, ऑब्जर्व कर रही है एनर्जी को, तो अपन उसको कह देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर रिएक्शन जो हीट को क्या है रिलीज कर रही है, हीट को क्या है रिलीज कर रही है, एनर्जी को क्या है रिलीज कर रही है, तो वो हमारे पास हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए। देन लास्ट टर्म अपने पास रहती है ऑक्सीडेशन। और क्या होती है ऑक्सीडेशन? चलिए चलिए बच्चों, लास्ट टर्म अपने पास रहती है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? देखिए आपने जब कंबशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंबशन की डेफिनेशन में अपन ने क्या किया था, ऑक्सीजन को ऐड किया था, बस यही है ऑक्सीडेशन। कोई भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है और प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होती है, प्रोडक्ट बनता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑफ oxygen to a substance, addition of oxygen to a substance, ठीक है। तो क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन। चलिए जैसे कि कार्बन के साथ अपन O2 प्लस कर देते हैं तो अपन बना देते हैं CO2। क्लियर है? तो ये थी अपनी लास्ट टर्म, न्यू टर्म लास्ट थी। आज अपन ने क्या किया, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, कंबशन की डेफिनेशन पढ़ ली। कंबशन होता क्या है, कंबशन के अंदर नई टर्म्स यूज की हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, वो अपन ने पढ़ ली। दूसरी टर्म्स अपन ने क्या यूज की थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो भी अपन ने क्लियर कर लिया। थर्ड अपने पास थी ऑक्सीडेशन, वो भी अपन क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ अपना पहला टॉपिक खत्म होता है कि कंबशन आखिर होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है नॉन कंबस्टिबल और कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कंबशन देते हैं, कौन से सब्सटेंस है जो कंबशन के प्रोसेस को नहीं करते हैं। चलिए इसे कॉपी कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की चल चलते हैं, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। चलिए बच्चों, सेकंड नंबर टॉपिक अपने पास है अपने चैप्टर का कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या होते हैं कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस?
वो सब्सटेंस, नाम से आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि वो सब्सटेंस जो कि कंबशन देते हैं, कंबशन की प्रोसेस करते हैं, उनको अपन कह देते हैं कंबस्टिबल प्रोसेस। और जो सब्सटेंस कंबशन की प्रोसेस नहीं करते हैं उन्हें अपन कह देते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को याद होंगे, केरोसिन, एलपीजी, डीजल, ठीक है, और पेट्रोल। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं? आयरन नेल, लोहे की कील, आयरन नेल मीन्स लोहे की कील। सेकंड हमारे पास रहता है क्या होगा? ग्लास, स्टोन, ठीक है, ये हमारे पास हो गए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कंबशन की प्रोसेस देते हैं, जो कंबशन की प्रोसेस करते हैं, वो हो गए कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस कंबशन की प्रोसेस नहीं देते हैं, कंबशन की प्रोसेस नहीं देते हैं, वो हो गए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जांपल्स रहे हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस के, हमारे पास एग्जांपल्स रहे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के हमारे पास एग्जांपल्स रहे स्टोन, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये रहे हमारे पास कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर स्टार नोट लिखवा के मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहती हूँ। स्टार नोट लिखवा के मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। चलिए इस चीज को एक बार लिख लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड दे अंडरगो combustion at room temperature. नॉर्मली, जनरली या फिर नॉर्मली हैवी एंड हार्ड मेटल्स। नॉर्मली क्या होता है कि हैवी और हार्ड जो मेटल्स हैं, हैवी और हार्ड जो मेटल्स हैं वो हैं कंबशन की प्रोसेस नहीं देते हैं, वो कंबशन की प्रोसेस नहीं देते हैं। डू नॉट अंडरगो कंबशन। स्टार नोट लगाइए और इस चीज को नोट डाउन कीजिए। सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव हैं, इतने रिएक्टिव हैं कि वो रूम टेम्परेचर पर भी कंबशन की प्रोसेस है जो हमें दे देते हैं। इनको आपने देखा होगा लैब में, हो सकता है अभी तक आप लैब में नहीं गए हो क्योंकि आप बहुत छोटे हैं, अभी 8th क्लास में हैं। जब आप कभी लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे सोडियम जो होता है वो कभी भी आपको ओपनली पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है, कंबशन दे देता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पर कंबशन करते हैं। जनरली जो होता है वो हैवी और हार्ड मेटल्स जो होते हैं वो जो है वो कंबशन की प्रोसेस नहीं देते हैं, पर सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों इसकी प्रोसेस, कंबशन की प्रोसेस देते हैं। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे स्टार नोट लगवाकर लिखवा दी है। चलिए अब अपन चलेंगे एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट के बाद, जो अपना लास्ट टॉपिक है आज का इस चैप्टर का। बाकी का अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन कल करेंगे। तो लास्ट जो टॉपिक है अपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। फटाफट से इसे कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अपना एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट। देखिए एम क्या है एक एक्सपेरिमेंट का, अपन को प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव ये करना है कि ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है बर्निंग के लिए, ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है कंबशन के लिए। ये अपन प्रूव करेंगे इन 3 कंटेनर से। 3 कंटेनर अपन ने लिए हैं 1, 2 और 3, नंबर A, B एंड C। फर्स्ट देखिए,
फर्स्ट में क्या है बच्चों की ऊपर से भी ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन साइड है, ओपन, ठीक है। और नीचे से भी इन्होंने क्या किया है, इस कंटेनर को अपन को इसने किसी वुड के टुकड़े के ऊपर रख दिया है, लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रख दिया है। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए 2 लकड़ी के टुकड़े हैं, इसके ऊपर इन्होंने यूं करके कंटेनर को रख दिया है, जिससे कि है उसके नीचे से जो है वो ऑक्सीजन जा रही है, नीचे से जो है क्या ऑक्सीजन जा रही है। 2 लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, इनके ऊपर इन्होंने यूं करके जो उस कंटेनर को उल्टा कर रख दिया है, ठीक है। अब इस कंटेनर से आप देखिए यहाँ से भी ऑक्सीजन जा रही है, ऊपर से भी ऑक्सीजन जा रही है, तो क्या है कैंडल जो है वो जल रही है, कैंडल जो है वो जल रही है, बर्निंग, ठीक है। दूसरा देखिए बी नंबर कंटेनर में क्या है कि ऊपर से तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऊपर से तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, बट नीचे से इसने कपबोर्ड लगाकर एक टुकड़ा लगाकर उसने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लगाकर उसने इसको बंद कर दिया है। बंद करने से क्या हुआ कि नीचे से जो है वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ नहीं जा पा रही है, और नीचे से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, इसलिए जो कैंडल है वो बुझना शुरू हो गई है, यानी कि वो बुझना शुरू हो गई है। यहाँ पर तो अपने पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर अपने पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट, एब्सेंट है, ठीक है। और थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड में इसने ऊपर से भी इसको ब्लॉक कर दिया है और नीचे से भी इसको ब्लॉक कर दिया है, यानी कि ऊपर से भी जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पा रही है और नीचे से भी जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पा रही है, और इसमें जो कैंडल है वो जल ही नहीं रही है, कैंडल है जो जल ही नहीं रही है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, वहां पर अपन लिखा था सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन हमारे को ए नंबर में दिया गया था, बी में वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं था, एंड सी में जो है वो ऑक्सीजन एब्सेंट ही है। देखिए अब हुआ क्या, ए नंबर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था, इसलिए क्या हुआ कि कैंडल है वो जलती जा रही है, इजीली जल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बी में देखिए, बी में क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीचे से कार्डबोर्ड से इसको ब्लॉक कर दिया है, ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है, तो कैंडल जो है पहले तो जली, फिर वो धीरे धीरे बुझना शुरू हो गई और अंत में वो बुझ गई। और सी नंबर है, ना ही तो ऊपर से ऑक्सीजन आ रही है, ना ही नीचे से ऑक्सीजन आ रही है, और जो कैंडल है वो बुझ चुकी है, कैंडल जली ही नहीं है। तो ये हो गया अपने पास क्या, इससे आप प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है, ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है कंबशन के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है। फटाफट से कॉपी कीजिए, चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए अब लिखते हैं इसके ऑब्जर्वेशन। अपन ने क्या किया, एम लिख लिया था आप लोगों ने, डायग्राम मैंने आप लोगों को बनवा दिया था। ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या लिखेंगे, व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो एंड अबव। देखिए चिमनी जो होती है उसके अबव से, उसमें फर्स्ट नंबर जो ए नंबर अपने पास अपरेटस था उसमें ऊपर से भी जा रही थी कंटेनर के, और नीचे से भी जो है वो एयर अंदर जा रही थी, तो वो क्या हुआ, उससे एक फ्लेम हुई। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो एंड अबव, दोनों तरफ से अगर एयर जा रही है, ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट है, तो उसको अपन ने कह दिया फ्लेम। सेकंड नंबर पॉइंट अपने पास आता है, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, एयर जो है वो नीचे से नहीं जा रही थी सेकंड नंबर कंटेनर में। जो सेकंड नंबर मैंने आपको ऑपरेटर्स लगाया, कंटेनर लगाया, उसमें जो बिलो से जो है वो एयर अंदर नहीं जा रही थी, तो क्या हुआ कि वो स्मोक दिया, उसने धुआं दिया, मतलब पहले तो वो जली, फिर उसके बाद में वो बुझना शुरू हो गई और उसने स्मोक दे दिया अपन को। थर्ड नंबर अपने पास रहेगा, the flame of finally goes off because the air is not available, एयर अवेलेबल नहीं थी। थर्ड में क्या हुआ, ऊपर से भी अपन ने कबर्ड से इसको वो कर दिया था, ढक दिया था, नीचे से भी कवर कर दिया था, तो क्या हुआ कि एयर अंदर गई ही नहीं और वो जगी ही नहीं। तो ये है इनके ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन क्या निकलता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एसेंशियल है कंबशन के लिए। तो ये था अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ लास्ट में, आज अपन ने टॉपिक्स किए हैं, कंबशन अपन ने किया, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस अपन ने किए,
और लास्ट में अपन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। अगर तो आपसे पूछता है कि कंबशन है क्या, तो आप कंबशन की डेफिनेशन लिखेंगे, तीनों टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर जो है आपसे सीधा ये पूछा गया सिर्फ कंबशन क्या है ये पूछा गया है, तो आपको उन टर्म्स को बताना है, उन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। सेकंड वन, कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आपसे पूछता है। अगर आपसे पूछता है कि कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे प्लस में उसके एग्जांपल्स लिखेंगे। चाहे वहां पे एग्जांपल्स पूछे गए हों या नहीं पूछे गए हों, आप उसके साथ एग्जांपल्स लिखेंगे, क्योंकि ये उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है। थर्ड अपने पास था अपन ने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप कब लिखेंगे, देखिए आपसे पूछता है कि क्या ऑक्सीजन एसेंशियल है, प्रूफ कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो कंबशन के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन है, अगर है तो आप इसको प्रूफ कीजिए। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट को? हर एक्सपेरिमेंट को लिखने का बच्चों एक तरीका होता है। शुरू में आप उसके एम लिखते हैं, आप इसके शुरू में एम लिखेंगे कि आखिर आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उसका डायग्राम लगाएंगे, और डायग्राम आपको अच्छे से नॉमिनेट होना चाहिए आपका डायग्राम, यानी कि हर चीज आप उसमें नॉमिनेट करेंगे कि ये वुड पीसेज हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ऊपर से आ रही है, ऑक्सीजन नीचे से आ रही है, यहाँ हमने कार्डबोर्ड लगा दिया है तो यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जा रही है। जैसा मैंने डायग्राम बनाया था उस तरीके से आप पूरा उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के भी तीनों पॉइंट। अगर आप देखो बच्चों, कोई भी चीज अगर आप एग्जाम में लिखते हैं, वो सामने वाले पर या एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन तब डालती है जब आप उसको अच्छे से क्लियरली लिखे, ठीक है। वहां पर 3 अपरेटस अपन ने लिए थे, 3 चिमनी अपन ने ली थी ना, तो यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट्स में देखो उसको क्लियरली समझाया आपको कि यहाँ पर फ्लेम हुआ, यहाँ पर स्मोक हुआ, और यहाँ पर भी बिल्कुल भी जो है कैंडल जगी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली तीनों पॉइंट्स में वो चीज एक्सपेरिमेंट समझाया, और लास्ट में अपन लिखेंगे कंक्लूजन। बिल्कुल ऐसा का ऐसा आप एग्जाम में लिख के आएंगे। ये होता है बच्चों, अपने आप जो आंसर्स होते हैं, बच्चे लिख के तो सभी बच्चे आते हैं, ठीक है, सब पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर जब वो एग्जाम में उसको रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं, उसको उटक पुटक ऐसा कुछ लिख देते हैं जिससे कि वो सामने वाला का इंप्रेशन बहुत ही गलत चला जाता है, ठीक है ना। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आपको अपनी बात कहने का तरीका आना चाहिए। पढ़ हर कोई लेता है बच्चों, हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है। हर कोई बच्चा रट कर तैयार भी कर लेता है उसको, पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको एग्जामिनर के सामने कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैं आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट करवाती हूँ, कोई भी कंसेप्ट मैं आपको करवाती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे और आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये हो गए अपने। और अगर मान लीजिए आपसे फिजिकल और केमिकल प्रोसीजर पूछ लेता है, वो 3 जो मैंने आपको टर्म्स बताई थी, तो आप क्या करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे जैसे मैंने बनाया था। एक तरफ फिजिकल लिखिए, एक तरफ केमिकल लिखिए, उनके एग्जाम्पल्स लिखिए। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए, वो आप एग्जाम्पल्स लिखिए। मान लीजिए आपसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसीजर पूछता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को फ्लो चार्ट से दिखाएंगे, दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे, दोनों के एग्जांपल्स लिखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हर चीज बच्चों, जो केमिस्ट्री क्या होती है उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और वो किसी रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, तो आपको रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रिएक्शन लिखनी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कंबशन की अभी आपसे डेफिनेशन पूछता है, तो आप उसमें भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना। तो आपको कोई भी चीज कॉपी में, अपनी एग्जाम कॉपी में कोई भी चीज लिखनी है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि वो सामने वाले पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा, आपने सीधा लिख दिया 3 हमने चिमनी ली, ये कर दिया वो कर दिया, पूरे एक पैराग्राफ में लिख के आ गए, तो वो क्या होगा, वो सोचेंगे चलो ठीक है, इन्होंने याद किया, रटा ना भी हो तो भी उन्होंने बस ठीक है इन्होंने लिख दिया, वो चीज होती है। और दूसरी चीज बच्चों ये होती है कि हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें, जैसे एम लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा, कंक्लूजन लिखा, स्टेप बाय स्टेप लिखिए हर चीज को और उसको हाईलाइट कीजिए। जैसे एम है, देखिए मैंने यहाँ पे एम लिखा तो एम को मैंने हाईलाइट किया यूं करके, ऑब्जर्वेशन मैंने इसको हाईलाइट किया, कंक्लूजन को मैंने हाईलाइट किया, डायग्राम लिखा, उसको अच्छे से नॉमिनेट किया, उसमें हर चीज बताई कि ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं जा रही है, ये स्मोक है, ये फ्लेम है, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो ये तरीका होता है बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर देने का। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज अपना चैप्टर यहीं खत्म होता है, कल अपन वापस शुरू करेंगे इसी चैप्टर कंबशन ऑफ फ्लेम के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री विद भावना।